आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी गोधूली भाग 2 का अध्याय संख्या 7 परंपरा का मूल्यांकन। ऐसे हम अध्याय संख्या 7 बना चुके हैं, लेकिन वह जो वीडियो है वो काव्य खंड का अध्याय संख्या 7 है और यह जो है गद्य खंड का अध्याय संख्या 7 है परंपरा का मूल्यांकन। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 से जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे, हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको मैट्रिक और इंटर की ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको अगर बेहतरीन तरीके से करनी है, इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए आज बिना समय को गवाए हम शुरू करेंगे। और उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास करें या लाइव टेस्ट ले तो उन सभी बातों की जानकारी आपको मिल जाए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट करके देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन का आंसर हम अपने कमेंट में जरूर लेते हैं। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जातीय अस्मिताओं की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। और यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2018 के एग्जाम में आ चुका है। तो आपको बताना है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। ऑप्शन ए है विच्छिन्न, ऑप्शन बी है अविच्छिन्न, ऑप्शन सी है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था। देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और जहां तक याद हो जाए वीडियो में ही याद कर लें, या तो वीडियो को एक बार देखना पड़े या 2 बार देखना पड़े, वीडियो में ही याद कर लें। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है रामविलास शर्मा है। कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2015 के एग्जाम में और 2017 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा जो कि परंपरा का मूल्यांकन अध्याय के लेखक हैं, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको अधिकांश लेखक का जन्म जो स्थल होता है यूपी में ही होता है हमारी किताब के अनुसार। तो रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आ रहा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन को मिलाकर आपको एक डिटेल्स बन जाता है कि देखिए परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम कर जाएगा कि पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, इनका चरित्र चित्रण करें। तो 3 लाइन आपको ऐसे ही बन जाएगा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। देखिए इस वीडियो में हम जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, हम उसको खंड खंड करके बताते हैं ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जाए। तो चलिए आज का हमारा सबसे छठा क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे। रामविलास शर्मा जो थे वो यूपी को छोड़कर अदर स्टेट में अदर राज्य में पढ़ने गए थे। तो वह राज्य था लखनऊ। कौन से राज्य में पढ़ने गए थे। तो वो लखनऊ राज्य में पढ़ने गए थे। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। ठीक है, रामविलास शर्मा जो लखनऊ पढ़ने गए तो लखनऊ के किस विद्यालय में पढ़ने गए। तो विश्वविद्यालय लखनऊ में। कहाँ? विश्वविद्यालय लखनऊ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय लखनऊ। आपको स्कूल का नाम याद नहीं रखना है, विश्वविद्यालय सिर्फ बोल देना है। तो रामविलास शर्मा कहाँ पढ़ने गए थे और किस स्कूल में किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। तो रामविलास शर्मा लखनऊ के विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे।
तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था, तो उनका जो निधन हुआ था दिल्ली में हुआ था। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामविलास शर्मा का निधन दिल्ली में हुआ था। रामविलास शर्मा का निधन दिल्ली में हुआ था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जो निधन हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था। ठीक है भाई, दिल्ली में तो हुआ, लेकिन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई 2000 ईस्वी को। 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा का निधन हो जाता है दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। तो चलिए 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 ईस्वी को हो जाता है। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। रामविलास शर्मा जो लखनऊ विश्वविद्यालय में गए तो वो किस विभाग में अध्यापन का कार्य किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी विभाग में। तो 10 का राइट आंसर अंग्रेजी विभाग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस भाग में अध्यापन कार्य किए, तो अंग्रेजी विभाग में। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो एक लाइक आप अवश्य करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। रामविलास शर्मा जो थे किस संस्थान के निदेशक बने, तो KM हिंदी संस्थान। KM हिंदी संस्थान जो कि शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने, तो KM हिंदी संस्थान। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। निराला जो है उनके साहित्य साधना के रचनाकार जो हैं रामविलास शर्मा ही हैं। कौन है, रामविलास शर्मा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। परंपरा का जो मूल्यांकन है किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निबंध। परंपरा का मूल्यांकन जो है एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, एक प्रकार का निबंध है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, तो आंसर हो जाएगा निबंध। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। कहता है क्वेश्चन समझिएगा कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है सबसे आवश्यक है, तो उन लोगों के लिए आवश्यक है जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों के तो लिए साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है अति आवश्यक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए हम सबसे पहले किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं, तो जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, यानी वह अच्छा पर्सन है। तो इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया जो होती है किस तरह संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज की तरह। कैसा, समाज की तरह जो होती है साहित्य में विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य जो होता है किस सापेक्ष के रूप में होता है, तो स्वाधीन के रूप में होता है। कैसा, स्वाधीन। साहित्य जो होता है स्वाधीन रूप में होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साहित्य जो होता है स्वाधीन सापेक्ष के रूप में होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। कहता है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था, आजाद देश नहीं था, स्वतंत्र देश नहीं था, वह गुलाम देश था। तो कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी जो सभ्यता है सारे यूरोप को प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथेंस। एथेंस जो है एक गुलाम देश था और इसकी जो सभ्यता थी पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। साहित्य के निर्माण में किसकी जो भूमिका है वो निर्णायक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली जो मनुष्य होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो बड़ा ही निर्णायक होती है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में 45 क्वेश्चन है जो कि एक वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम चैप्टर 7 का 2 पार्ट वीडियो हम बना देंगे, दोनों पार्ट जाकर देख लीजिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। किस वर्ष की क्रांति जो हुई थी उसके बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 की क्रांति, जिसे हम रूस क्रांति, रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1917 की क्रांति। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है आपको इतिहास में भी पढ़ना है, इतिहास का पहला दूसरा चैप्टर में ही इसके बारे में पढ़ना है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको करीब करीब टोटल क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मैट्रिक इंटर की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से याद करना है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम किसी भी चैप्टर का वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे अगले पार्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।